नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीलेश कुमार। हम सभी इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जो कि एम लक्ष्मीकांत जी के द्वारा लिखा गया है। उसमें हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे पॉइंट वाइज थॉरोली। तो आइए शुरू करते हैं समय को बिना बर्बाद किए हुए। इससे पहले आप सभी मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी साहस मिलता रहे कि मैं भी ऐसे स्टडी रिलेटेड वीडियो लाता रहूं। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक वीडियो मैंने कल डाला था और आज है पांचवा पॉइंट। आइए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The Constitution of India has opted for the British parliamentary system of government rather than American presidential system of government। क्या बोला है संविधान जो भारत का है उसने ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑप्ट किया है, ना कि अमेरिकन के प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द principles of cooperation and coordination between the legislative and executive organs, while the presidential system is based on the doctrine of separation of powers between the two ऑर्गन्स। तो क्यों ऑप्ट किया गया उसका रीज़न बता रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव में, वही प्रेसिडेंशियल में सेपरेशन ऑफ पावर है दोनों के बीच में। ठीक है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम को और क्या क्या कहा गया है? वेस्टमिंस्टर कहा गया है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा गया है, कैबिनेट गवर्नमेंट कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिशेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट्स। तो संविधान हमारा क्या लागू करता है? सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम केंद्र में नहीं बल्कि राज्यों में भी लागू करता है। क्या क्या फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के, एक एक करके देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव। तो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगा उसमें क्या होगा कि नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स होंगे। मेजॉरिटी पार्टी रूल करेगी। तीसरा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। जो हमारे मिनिस्टर्स होंगे, जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे, वो लेजिस्लेचर के को जवाबदेह होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। चौथा पॉइंट क्या? मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। तो जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे उसमें लेजिस्लेचर के मेंबर्स रहेंगे मिनिस्टर। फिफ्थ पॉइंट क्या है? लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप रहेगी, स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स की लीडरशिप रहेगी। इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोअर हाउस और असेंबली। डिसोल्यूट भी कर सकते हैं लोअर हाउस, लोकसभा को और असेंबली को। Even though Indian parliamentary system is largely based on the British pattern, there are some fundamental differences between the two। हालांकि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है ब्रिटिश पैटर्न पे बेस्ड है, लेकिन कुछ कुछ हमारे डिफरेंसेस हैं। दो डिफरेंसेस जैसे फॉर एग्जांपल द इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट क्या है? सॉवरेन बॉडी नहीं है जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है। संप्रभुता बोलते हैं जिसे। फर्दर द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड रिपब्लिक while the British state has hereditary head monarchy। और इंडिया में क्या होता है कि इलेक्टेड रिपब्लिक है, पब्लिक वोट देती है तब जाके इलेक्शंस होते हैं, उसके बेसिस पे वो चुने जाती है सरकारें। लेकिन ब्रिटिश में क्या है? मोनार्की है कि जो बाप दादाओं से चले हुए आ रहे हैं, राजा महाराजाओं से, तो वो वाली सिस्टम है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट क्या है? सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। क्या बोला? डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाइल द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी सुपरमेसी विद दैट ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे यहाँ क्या है? ब्लेंड है दोनों का, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का भी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का भी, कि सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर सकता है पार्लियामेंट में कि अगर वो पार्लियामेंट कोई भी खराब कोई भी गलत कानून बनाता है। चेक एंड बैलेंस का रूल है कि अगर पार्लियामेंट खराब करते तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ करते पार्लियामेंट बोलेगा। इसी तरीके से just as the Indian parliamentary system differs from the British system, the scope of judicial review power of the Supreme Court in India is narrower than that of what exists in the US। तो क्या कहा गया है कि जैसे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग है, ब्रिटिश सिस्टम से, उसी तरीके से जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का वो थोड़ा कम दिया गया है एज कंपेरिजन टू US जुडिशियल। This is because the American Constitution provides for due process of law against that of the process established by law contained in the Indian Constitution Article 21। तो अमेरिका के संविधान में क्या कहा गया है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और हमारे संविधान में क्या कहा है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट
जुडिशरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल इंडिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड मतलब जैसे लोकल लेवल हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट हाई कोर्ट, लोकल मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका नया सुप्रीम कोर्ट, वो क्या इंटीग्रेटेड है, एक सूत्र में बंधे हुए हैं। ये इनके डिसीजन को अवहेलना नहीं करेगी, उनके डिसीजन को बात माने, उस तरीके से वो डिस्कस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्या है कि वो ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट या कभी भी कुछ भी उसमें इंटरप्शन कर सकती है। वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होती है, बिलो इट देयर हाई कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट होती है राज्यों में। अंडर द हाई कोर्ट देयर इज अ हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड दिस दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट। और राज्यों के नीचे कौन सा होती है कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर लोअर कोर्ट्स। दीज single system of court enforces both the central laws as well as the state laws unlike in US। और ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वे क्या करते हैं सेंट्रल लॉज को और स्टेट लॉज को इन्फोर्स करती है। हालांकि ऐसा यूएस में नहीं होता है। वेयर द फेडरल लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशरी एंड द स्टेट लॉज इन्फोर्स बाय द स्टेट जुडिशरी। तो फेडरल लॉज होते हैं जो सेंट्रल, जो संघीय लॉज होते हैं सेंट्रल्स के द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो सेंट्रल जुडिशरी, फेडरल जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं, और जो राज्यों के लॉज होते हैं वो स्टेट जुडिशरी हाई कोर्ट के द्वारा। आगे पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील, द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे फेडरल कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट पद पे रहता है, हाईएस्ट कोर्ट है, ऑफ अपील है, फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है कि वो गारंटी देता है कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स का कभी भी हनन नहीं होगा, और संविधान का गार्जियन है। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजंस टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेस। तो क्या बोल रहा है कि जो भी जज अपॉइंट होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट का जो टेन्योर होता है, जो भी प्रोविजंस होते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सब इंडिपेंडेंट है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है, क्यों फिक्स सर्विस कंडीशन है जजेस की। ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है। प्रोविजन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन लेजिस्लेचर, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। जजेस को प्रैक्टिस से बैन है रिटायरमेंट के बाद। और क्या है, प्रोहिबिशन है कि कोई भी जो भी कोर्ट में कंडक्ट होगा उसको डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। आगे पढ़ते हैं 8वां पॉइंट पे हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स संविधान में पार्ट 3, तीसरे पार्ट में लिखा गया है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। क्या बोला गया है कि तीसरे पार्ट में जो भारतीय संविधान में दिया गया है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। एक एक करके पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आर्टिकल के बारे में भी डिस्कस करेंगे थॉरली फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में। आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में किस संविधान से है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। दूसरा क्या है, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, 19 से 22। तीसरा क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24। चौथा क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28, 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29, 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। आगे बढ़ते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाया गया, क्योंकि हमें क्या करना है कि लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करना है और बढ़ावा देना है। दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। क्या बोला गया है, जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो चेक करेंगे किस चीज़ों को, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, और जो भी ऐसा तो है नहीं है कि मतलब वो जो भी कानून बना रहे हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स बनाए कि ताकि नेताओं या जो भी हमारे प्रधानमंत्री हुए या जो भी हमारे नेता हुए, मिनिस्टर्स हुए, जो भी कानून बनाते हैं वो लोगों के खिलाफ ना हो, लोगों के लिए हो। दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, अगर कोई भी कुछ भी हनन होता है तो जस्टिसेबल है, मतलब हम सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को रेज कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी ताकत दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, दैट इज दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन।
जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके अधिकारों का हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो। द अग्रीड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट विच कैन इशू द रिट्स ऑफ हाबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्टुरी एंड को वारंटो फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। तो जब भी फंडामेंटल राइट्स हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स संविधान में दिए गए अगर उसका हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं रिट्स के जरिए। इस सभी रिट्स के बारे में एक एक करके आराम से पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में। हाउएवर द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि फंडामेंटल राइट रिजिड है, इसमें भी कुछ न कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। फर्दर दे आर नॉट सैक्रोसैंट एंड कैन बी कर्टेल्ड और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो वही मैंने बोला कि ये फिक्स नहीं है और इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है संशोधन करके संविधान में। दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटीड बाई आर्टिकल्स 20 एंड 21। नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स को हटाया भी जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान में, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, इसका भी अलग चैप्टर है। 9वां पॉइंट है हमारा। According to Dr. B.R. Ambedkar, the directive principles of state policy is a novel feature of the Indian Constitution. They are enumerated in Part 4। तो DPSP जो है वो हमारा नोवेल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का और चौथे पार्ट में इसके बारे में चर्चा की गई है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। 3 चीज़ों में बांटा गया है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो जो भी हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब कोई भी राज्य अगर कानून बनाती है, कोई भी राज्य हो चाहे वो केंद्र हो कानून बनाती है तो डीपीएसपी को अपने ध्यान में रखकर वो कानून बनाएगी। और इसमें 3 तरीके के इसको क्लासिफाइड किया गया है, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेन फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सामाजिक और जो हमारी आर्थिक लोकतंत्र है उस पर ध्यान देकर कानून बनाया जाए, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यहाँ रखा गया है। दे सीक टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, वेलफेयर स्टेट हो जिससे भला हो लोगों का। हाउएवर लाइक द फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव नॉन जस्टिसेबल। जैसे फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल लेकिन हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं है, दैट इज़ दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे केसेस भी दिए हैं। 10वां पॉइंट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स अगर हमें दिए गए तो हमारे फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। हमारे भारत में क्या होता है कि लोग फंडामेंटल राइट्स तो याद रखते हैं लेकिन क्या उनकी ड्यूटीज़ है वो भूल जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट सेशन से नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।